हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 63 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 79 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 79 में। तो दोस्तों, अनुच्छेद 79 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? संसद का। आप बोलोगे संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि भारतीय जो संसद होती है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के बनती है। किस से बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो चलिए, और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि भारतीय संसद के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो संसद के कितने सदन होते हैं? आप बोलोगे 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य अंतः स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि संविधान में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया है संविधान में, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1976 में, ऑप्शन बी है सन 2000 में, ऑप्शन सी है 2001 में, ऑप्शन डी है 2002 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में कब जोड़ा गया है। आपका सही उत्तर होगा सन 2002 में। तो दोस्तों, सन 2002 में क्या होता है? संविधान में एक 86वें क्रम का संविधान में संशोधन होता है। कौन से क्रम का? आप बोलोगे 86वें क्रम का। कब होता है? 2002 में होता है। और इसमें हमारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता या प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, उस शिक्षा के लिए क्या करें? बच्चों को प्रेरित करें। तो चलिए, अगला सवाल है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा से, ऑप्शन बी है नदी जल विवादों से, ऑप्शन सी है शेयर घोटालों से, ऑप्शन डी है केंद्र राज्य संबंध से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। आप बोलोगे केंद्र राज्य संबंध के बीच स्थापित करता है सरकारिया आयोग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे सवाल पूछे कि सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ, तब आपका सही आंसर क्या होना चाहिए कि 24 मार्च। आप बोलोगे 24 मार्च 1983 में। तो 24 मार्च 1983 में क्या होता है? सरकारिया आयोग का गठन होता है। और सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो यदि अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको सौंपता है अपना त्यागपत्र? ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है लोकसभा को, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसको सौंपता है। आपका सही आंसर होगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति पर
महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 63 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 75 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। आपका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61 में। तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि महाभियोग कौन लगाता है राष्ट्रपति पर, तब आप बोलोगे संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन लगा सकता है। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन लगा सकता है और अनुच्छेद 61 में किया गया है। लेकिन अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग की प्रक्रिया अगर लगाई जा रही है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि महोदय आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चालू है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला पॉइंट यहाँ पे और अनुच्छेद दिए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है। आप बोलोगे भारत के राष्ट्रपति का, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप बोलोगे अनुच्छेद 52 में। अगला यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 63। तो दोस्तों अनुच्छेद 63 में क्या वर्णित है कि भारत का क्या होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप बोलोगे अनुच्छेद 63 में। और यहाँ पे अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। इसको भी ध्यान रखिएगा कि भारत का एक प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आप बोलोगे अनुच्छेद 75 में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो ये आपको बताना है कि दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, कौन बुलाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त जो अधिवेशन होता है, इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को होता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, आप बोलोगे राष्ट्रपति। लेकिन अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछे कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तब आपका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। यानी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, जबकि बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो ये आपको बताना है कि नागरिकता संबंधी यदि कोई कानून अगर बनाना चाहें तो इस कानून को बनाने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है संसद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि नागरिकता के संदर्भ में यदि कानून अगर बनाना चाहे सरकार तो इसमें मतलब कानून कौन बनाएगा। आपका सही उत्तर है संसद। तो अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास अधिकार है कि वो नागरिकता के संदर्भ में यदि कानून अगर बनाना चाहे तो बना सकता है। ऐसा जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, आप बोलोगे अनुच्छेद 11 में वर्णित है। तो चलिए अगला सवाल है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 325। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तब आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 में क्या किया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है किसमें, अनुच्छेद 312 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। यहाँ पे और अनुच्छेद लिखे गए हैं, ये भी आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 320 में किस चीज़ का उल्लेख है, आप बोलोगे संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख। यानी संघ लोक सेवा आयोग क्या क्या कार्य करता है, उन कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आप
आप बोलोगे अनुच्छेद 320 में। और यहाँ पे अगला अनुच्छेद 315 दिया गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 315 में उल्लेख है कि भारत में क्या होगा, एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, आप बोलोगे अनुच्छेद 315 में। यहाँ पे अनुच्छेद 325 भी दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 325 में क्या होता है कि नामावली सूची में नाम होता है, यानी नामावली सूची में आपका नाम नामावली सूची में होता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 325 में, यानी आपको वोट देने का जो अधिकार है उसका उल्लेख किया गया है। तो चलिए अगला सवाल है दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है। आपका सही उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि सवाल पूछे आपसे कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तब आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा लोकसभा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये बताना है आपको कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है या फिर वर्णित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 168 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 170 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 174 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 168 में। तो अनुच्छेद 168 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, आप बोलोगे राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे विधानमंडल के संदर्भ में जब बात हो रही है तो विधानमंडल जिस प्रकार से संसद के दो क्या होते हैं, सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, ठीक इसी प्रकार से विधानमंडल के भी कितने सदन होते हैं, आप बोलोगे 2 सदन। अब ये 2 सदन कौन कौन से होते हैं, एक होता है दोस्तों, एक सदन होता है आपका विधानसभा। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक सदन होता है आपका विधानसभा और दूसरा सदन होता है विधान परिषद। तो एक विधानसभा होती है और दूसरा विधान परिषद होती है, तो ये 2 सदन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि विधानसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है, जबकि विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ, किस वर्ष हुआ, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 2011 में, ऑप्शन बी है 2012 में, ऑप्शन सी है 2015 में, ऑप्शन डी है 2016 में। मतलब आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। आपका सही आंसर होगा 2015 में। तो 2015 में क्या होता है, नीति आयोग का गठन होता है और किसके स्थान पर होता है, तो योजना आयोग के स्थान पर होता है। और योजना आयोग का गठन अगर आपसे सवाल पूछे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तब आपका सही आंसर क्या होगा 1950 में। तो 15 मार्च 1950 को क्या होता है, योजना आयोग का गठन होता है। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1925 को जब हुआ था और 1 जनवरी 2015 को, पूरी डेट ध्यान रखिएंगे, 1 जनवरी 2015 को क्या करते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की इस योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है संसद को, ऑप्शन डी है आयोग के सचिव को। तो
इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति को क्या करता है, अपना त्यागपत्र सौंपता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे सवाल पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भी आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होती है, इनकी नियुक्ति होती है। और शपथ त्यागपत्र अगर ये देना चाहें तो त्यागपत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को अध्यक्ष क्या करता है, अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।